हेलो, यूपीएससी ज्ञान वाहिनी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पटेल। अभी तक हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के सभी सम्राटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार और अशोक, इन तीनों सम्राटों के बारे में बहुत ही डिटेल से बात की है। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो अशोक के अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। उसके जो प्रमुख प्रमुख अभिलेख हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हमारी आपको कोई भी अननेसेसरी बात नहीं बताई जाती है, उतनी ही बात की जाती है, उतना ही बताया जाता है जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे अभिलेखों के बारे में। अभिलेख, ठीक है, अभिलेख है ना, अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। अशोक के बारे में जानकारियां हमें उसके अभिलेखों से प्राप्त होती हैं। जी.आर. भंडारकर साहब जी ऐसे थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों से जानकारियां एकत्रित करके एक इतिहास की बुक लिखी है, जी.आर. भंडारकर साहब ने, ठीक है। अशोक का जो पहला अभिलेख है, दिल्ली मेरठ अभिलेख, इसको 1750 ईस्वी में खोजा गया था। और किसके द्वारा, तो टिफिन थेलर के द्वारा 1750 ईस्वी में खोजा गया था। और जो सबसे पहले जिस अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की गई थी वो 1837 ईस्वी में, वो अभिलेख कौन सा था, तो वो दिल्ली टोपरा अभिलेख था, जिसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप जी ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, है ना। तो आइए जानते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में बहुत ही डिटेल से। आज हम लोग बात करेंगे, उतनी ही बात करेंगे जितना आपके लिए पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अभिलेख, है ना, अभिलेख जो सबसे पहले पढ़ने में सफलता, जो सबसे पहले खोजा गया था, वो कौन सा अभिलेख था, वो था वो है दिल्ली मेरठ अभिलेख। ये अभिलेख सबसे पहले खोजा गया था, है ना, ये अभिलेख सबसे पहले खोजा गया था। और किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये टिफिन थेलर जी ने इसको खोजा था। कब खोजा था, तो ये 1750 ईस्वी में इसको खोजा गया था, ना। कब खोजा गया था, तो 1750 ईस्वी में इसको खोजा गया था, है ना। दिल्ली मेरठ अभिलेख ये सबसे पहला खोजा गया अभिलेख है, ठीक है। अब जिसको पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी, तो वो अभिलेख कौन सा है, वो अभिलेख है आपका क्या, अशोक का, है ना। वो अभिलेख है दिल्ली टोपरा अभिलेख, दिल्ली टोपरा अभिलेख, ठीक है। दिल्ली टोपरा अभिलेख ये सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने इसको सबसे पहले पढ़ा था। और कब पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, 1837 ईस्वी में, ठीक है। 1837 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अशोक के जो अभिलेख हैं वो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख में विभाजित थे। और शिलालेख भी जो है लघु शिलालेख और दीर्घ शिलालेख में, स्तंभ लेख भी लघु स्तंभ लेख और दीर्घ स्तंभ लेख में विभाजित थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज उसके लघु शिलालेखों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें अशोक के नामों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये लघु शिलालेख, हाँ, लघु शिलालेख, ठीक है। इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, उसके नामों का उल्लेख इसमें दिया गया है, ठीक है। तो एक है मास्की अभिलेख, है ना, मास्की अभिलेख है,
मास्की अभिलेख, ठीक है। मास्की अभिलेख ये जो है लघु शिलालेख है अशोक का। इसमें क्या जानकारियां अशोक के बारे में दी गई हैं, तो इसमें अशोक को इसमें बुद्ध शाक्य कहा गया है। बुद्ध शाक्य कहा गया है। और इसी अभिलेख में अशोक को अशोक नाम भी लिखा है, उत्कीर्ण है, ठीक है। इसमें दो चीजों का वर्णन मिलता है, एक मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य है इसमें, और दूसरा है अशोक, इसमें वर्णित किया गया है, ठीक है। दूसरा जो है उसका अभिलेख, दूसरा है ना, दूसरा कौन सा है, दूसरा है उसका भाब्रू बैराट अभिलेख, है ना। दूसरा है भाब्रू बैराट अभिलेख। इसमें क्या मिलता है, भाब्रू बैराट अभिलेख में इसका नाम, अशोक का नाम प्रियदर्शिनी है ना, क्या मिलता है, तो प्रियदर्शिनी मिलता है, ठीक है, प्रियदर्शिनी मिलता है। और अशोक के सम्राट होने का साक्ष्य भी इसी भाब्रू अभिलेख में ही मिलता है। इसको अशोक के सम्राट होने का साक्ष्य भी इसी भाब्रू अभिलेख में मिलता है। और इसमें बुद्ध के 3 जो धम्म थे, है ना, बुद्ध के जो 3 धम्म थे, त्रिरत्न थे, बुद्धम, संगम, धम्मम, ये भी है ना, तो बौद्ध त्रिरत्न, बौद्ध त्रिरत्न, इनका वर्णन भी कहाँ मिलता है, भाब्रू बैराट में। भाब्रू बैराट में क्या मिलता है, प्रियदर्शिनी अशोक का नाम है, सम्राट होने का भी साक्ष्य कहाँ मिलता है, वो भाब्रू बैराट में। और बुद्ध के त्रिरत्न का साक्ष्य भी आपको कहाँ मिलता है, वो भाब्रू बैराट में मिलता है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे कौन सा अभिलेख है, आगे कौन सा अभिलेख है, तो आगे है नेतुर या उड्डेगोलम। उड्डेगोलम है, नेतुर या उड्डेगोलम। इसमें किस चीज का साक्ष्य मिलता है, किस नाम का उल्लेख मिलता है, इसमें अशोक इसका नाम है। अशोक नाम का उल्लेख किस अभिलेख में, शिलालेख में मिलता है, तो नेतुर और उड्डेगोलम में जो है इसका अशोक नाम का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। एक है चौथा गुर्जरा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुर्जरा, ये इसमें क्या पाया गया है, गुर्जरा में भी अशोक, है ना। गुर्जरा में भी किसका वर्णन मिलता है कि, तो गुर्जरा में भी अशोक होने का, अशोक इसका नाम वर्णित है, ठीक है, अशोक में। तो ये आपके हो गए लघु शिलालेख में बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख है। ये मास्की में क्या मिलता है, बुद्ध शाक्य और अशोक, है ना। भाब्रू बैराट जो एमपी में है, भाब्रू बैराट आपका कहाँ है, एमपी में है, ऐसे। ये यहाँ पे एमपी है ना। यहाँ पे कौन सा अभिलेख है, भाब्रू बैराट, जिसमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें प्रियदर्शिनी, अशोक का नाम प्रियदर्शिनी, सम्राट, उसके सम्राट होने का साक्ष्य, और त्रिबौद्ध के तीर्थन होने का जो साक्ष्य है वो कहाँ मिलता है, भाब्रू बैराट में। वो कहाँ है आपका, तो वो है एमपी में। और फिर अगला है आपका ये जगह, ये है कर्नाटक में आपके मास्की, नेतुर और गुर्जरा, है ना। मास्की कर्नाटक में कौन कौन से हैं, मास्की, नेतुर और गुर्जरा, ये तीनों कर्नाटक में है ना। तो आप लोग इनको बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात कर लेते हैं उसके स्तंभ लेखों के बारे में।
स्तंभ लेख, स्तंभ लेख है ना, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ लेखों के बारे में देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्तंभ लेखों के बारे में बात करते हैं। पहला है दिल्ली मेरठ अभिलेख। पहला कौन सा है? दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। ये दिल्ली मेरठ, ये पहले स्तंभ लेख कहाँ था? तो ये पहले यूपी, ये पहले कहाँ था? यूपी के मेरठ में स्थित था, है ना। लेकिन फिर फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था, एक फिरोज शाह तुगलक, जिसको अकबर की उपाधि भी दी गई थी, है ना। तो ये क्या हुआ, जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने मेरठ से अशोक के शिलालेख को दिल्ली में स्थानांतरित करवा दिया, मतलब कि मंगवा कर वहां इसको शिलालेख को स्थापित करवा दिया। ठीक है, तो दिल्ली मेरठ अभिलेख, इसमें क्या साक्ष्य मिलता है? इसके बारे में यही मिलता, ये है कि ये फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके गया था, और इसकी खोज किसने की थी? तो ये आपको हम बता ही चुके हैं कि 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में स्टीफन थेलर जी जो हैं, ये पहला खोजा गया स्तंभ लेख है ना। स्टीफन थेलर जी ने इसको खोजा था। दूसरा जो है, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है दिल्ली टोपरा अभिलेख, है ना, दिल्ली टोपरा अभिलेख। दूसरा कौन सा है? दिल्ली टोपरा। इसके बारे में बात हम लोग कर चुके हैं कि इसको जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसअप ने सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये पहले टोपरा में था। टोपरा कहाँ है? हरियाणा में, है ना। टोपरा कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। तो टोपरा में, ये मतलब टोपरा हरियाणा में स्थित है। तो ये पहले हरियाणा में टोपरा नामक स्थान पर था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक आया, और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसको उठवा कर, इसको खुदवा करके और फिर दिल्ली में स्थापित करवा दिया, दिल्ली टोपरा अभिलेख को, है ना। इसमें क्या हुआ है कि अशोक के 7 स्तंभ लेख इसमें उत्कीर्ण है। इसमें अशोक के प्रशासनिक जीवन के बारे में बहुत ही ज्यादा दिल्ली टोपरा अभिलेख के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं, है ना। दिल्ली टोपरा अभिलेख इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो है आपका वो है कौशाम्बी अभिलेख, प्रयाग अभिलेख या कौशाम्बी, प्रयाग या कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी, ये पहले कौशाम्बी में था। पहले क्या था? प्रयाग, इसको बाद में नाम दिया गया है। ये पहले कौशाम्बी था। कौशाम्बी में अशोक ने स्थापित करवाया था। मूलतः कौशाम्बी में स्थापित करवाया था अशोक ने, लेकिन बाद में अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर से इसको फिर प्रयागराज में स्थापित करवा लिया था, इलाहाबाद में। पर अशोक के टाइम में कौशाम्बी बहुत ही विकसित था, बहुत ही ज्यादा विकसित था, लेकिन अशोक और अकबर के टाइम ड्यूरेशन बहुत अधिक है। तो इस बीच में कौशाम्बी का जो कौशाम्बी जो इतना विकसित था, धीरे धीरे वो डिम होता गया, और धीरे धीरे वो पतन की तरफ जाने लगा। और फिर किसका विकास हुआ? जब अकबर आ गया तो इलाहाबाद का विकास ज्यादा होने लगा, इलाहाबाद का विकास होने लगा, बहुत ही ज्यादा विकसित हो गया। तो इस कौशाम्बी अभिलेख को उठवा करके प्रयागराज में स्थापित करवा दिया। किसने करवाया था? तो अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर से इस अभिलेख को इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। ठीक है, ये प्रयाग है, प्रयाग अभिलेख। ठीक है, और जो आपके तीनों हैं वो है बिहार में है। आपके तीनों अभिलेख वो कौन से हैं? लौरिया नंदन, तीनों जो और हैं, लौरिया नंदन, है ना, लौरिया नंदन। ये आपका कहाँ है? ये आपका बिहार के चंपारण जिले में है। ये कहाँ है आपका? बिहार में है। और बिहार में कहाँ? तो बिहार में चंपारण, बिहार में कहाँ? चंपारण में है, जहां पे महात्मा गांधी जी ने किसानों के लिए आंदोलन किया था। सबसे पहला आंदोलन आपका कहाँ हुआ था? तो वो चंपारण में हुआ था, है ना। तो लौरिया नंदन कहाँ है आपका? बिहार के चंपारण में है। और कौन सा है? तो लौरिया अरराज, लौरिया अरराज, ये कहाँ है? ये भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका बिहार के लौरिया अरराज।
अरराज, है ना, ये आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका बिहार के चंपारण में ही है ना, बिहार के चंपारण में है। एक जो और है वो कौन सा है, वो है रामपुरवा का अभिलेख है, और वो भी कहाँ पर है, रामपुरवा, रामपुरवा, ये भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी बिहार के चंपारण में है। ठीक है, ये कहाँ है आपका, बिहार के चंपारण। ये डायरेक्ट स्थान पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट की लौरिया नंदन, लौरिया अरराज, ये रामपुरवा बहुत ही ज्यादा पूछता है। लौरिया अरराज और रामपुरवा और लौरिया नंदन, ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछता है। इसकी डायरेक्ट जगह पूछता है कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपके वृहद शिलालेख हैं जो आपके 7 थे वृहद शिलालेख। कौन कौन से थे, तो पहला दिल्ली, दिल्ली टोपरा अभिलेख, है ना। दूसरा दिल्ली मेरठ अभिलेख। तीसरा कौन सा था, कौशाम्बी। चौथा लौरिया अरराज, है ना। कौन सा था, लौरिया अरराज था आपका, है ना, लौरिया अरराज। फिर लौरिया नंदनगढ़। फिर रामपुरवा। इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट है ना, इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं जो लघु स्तंभ लेख हैं, उनमें से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लघु स्तंभ लेख। ये वृहद स्तंभ लेख के बारे में बात की है हम लोगों ने, अब जानेंगे लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख के बारे में हम लोग जानेंगे, आज बात करेंगे। तो लघु स्तंभ लेख में कौन कौन से, जैसे रुमिनदेई का अभिलेख है ना, ये लघु है। कौशाम्बी स्तंभ लेख, सारनाथ स्तंभ लेख, सांची स्तंभ लेख, ये सारे इसके लघु स्तंभ लेख हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसमें बात करते हैं ना। सांची लघु स्तंभ लेख, है ना, पहला है सांची लघु स्तंभ लेख। सांची लघु स्तंभ लेख, है ना, ये आपका कहां पर है, तो सांची लघु स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सांची स्तंभ लेख आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसमें क्या देता है, इसमें महामात्रों के द्वारा संघ को भेदने, महामात्रों के द्वारा संघ को भेदने का साक्ष्य मिलता है ना। भेदने का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो वो सांची स्तंभ लेख में है। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है आपका सांची स्तंभ लेख। दूसरा कौन सा है, सारनाथ लघु स्तंभ लेख। सारनाथ लघु स्तंभ लेख। ठीक है, ये सारनाथ लघु स्तंभ लेख कहाँ है आपका, तो ये सारनाथ लघु स्तंभ लेख ये आपका वाराणसी जनपद में है। ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है वाराणसी, ये आपका है वाराणसी जनपद में आपका कौन सा है, सारनाथ स्तंभ शिलालेख है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे कौन सा है, कौशाम्बी स्तंभ लेख। कौशाम्बी स्तंभ लेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख कहाँ है आपका, ये कौशाम्बी में है। कौशाम्बी स्तंभ लेख कहाँ है आपका, तो ये कौशाम्बी में है। इसमें इसके पुत्र, इसकी पत्नी, अशोक की पत्नी करुवाकी और पुत्र, ये इसकी पत्नी थी, और पुत्र तीवर
तीवर का वर्णन किया गया है। करुवाकी का वर्णन इसलिए क्योंकि ये बहुत ही दान देती थी, ये बहुत ही दानशील महान औरतों में से आती हैं। तो इनकी जो अशोक की पत्नी करुवाकी हैं, इनका कौशाम्बी स्तंभ लेख में वर्णन मिलता है क्योंकि ये बहुत ही दान दक्षिणा बहुत ही ज्यादा देती थी इसलिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, जो है वो है रुमिनदेई। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, तो रुमिनदेई। रुमिनदेई, रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख, ये किस लिए फेमस है, ये एक आर्थिक अभिलेख है ना, ये एक कौन सा अभिलेख है, तो ये एक आर्थिक अभिलेख है, अभिलेख है। और एक बात, ये जो रुमिनदेई अभिलेख है ये सबसे छोटा भी है ना, सबसे छोटा है, सबसे छोटा स्तंभ लेख है। ठीक है, सबसे छोटा स्तंभ लेख है और ये आर्थिक अभिलेख है। आर्थिक अभिलेख इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नेपाल की तराई में स्थित है और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ पर जब यात्रा के लिए गए थे, अशोक जब 20वें वर्ष यात्रा में रुमिनदेई गए थे, है ना, तो क्या हुआ था, यहाँ पे कर जो है कम किया था और कर घटाकर, भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। भूमि कर कितना कर दिया था, भूमि कर 1/8 कर दिया था। तभी से ये रुमिनदेई अभिलेख जो होता है वो आर्थिक अभिलेख के स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। लास्ट जो स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख, वो कौन सा है, तो वो है निगाली सागर। निगाली सागर, ठीक है, वो कौन सा है, निगाली सागर। निगाली सागर स्तंभ लेख। निगाली सागर स्तंभ लेख ये कहाँ है, ये भी नेपाल की तराई में ही स्थित है। ठीक है, नेपाल की तराई में ये भी स्थित है, नेपाल में ये भी निगाली सागर। तो नेपाल में रुमिनदेई और निगाली नेपाल में स्थित है आपके, है ना, नेपाल में स्थित है। सांची स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सारनाथ ये वाराणसी में स्थित है और कौशाम्बी ये कौशाम्बी में स्थित है, जिसको फिर उखड़वा करके फिर जहांगीर, अकबर ने जहांगीर के साथ, जहांगीर के द्वारा यहाँ को मंगवा लिया था, कहाँ पर, इलाहाबाद में, है ना। चलिए अब आपके बहुत ही एक मोस्ट टॉपिक है जो दीर्घ शिलालेख है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बस दीर्घ शिलालेख के बारे में बात करते हैं हम लोग। दीर्घ शिलालेख कितने होते हैं, दीर्घ शिलालेख, दीर्घ शिलालेख कितने, तो दीर्घ शिलालेख 14 होते हैं, है ना, कितने, 14 दीर्घ शिलालेख 14 हैं। तो एक एक करके हम लोग उसमें बात करेंगे। पहला जो शिलालेख है, प्रथम, ऐसे पहले शिलालेख में क्या बात की गई है, पहले में बात ये की गई है, पहले में क्या बात की गई है, तो पहले में जीव हत्या पर निषेध, है ना। उन्होंने, अशोक ने कहा कि अब किसी भी जीव की हत्या नहीं होगी। तो पहले में, पहले जो दीर्घ शिलालेख में बात की गई वो है जीव हत्या, जीव हत्या पर रोक लगा दी। ठीक है, पर रोक लगा दी, जीव हत्या पर रोक लगा दी। पहला जो है जीव हत्या पर निषेध। ठीक है, अगला जो है आपका, अगला कौन सा है, अगले में उन्होंने क्या किया, पहली बात तो इंसानों की तो चिकित्सा होती थी, लेकिन दूसरे शिलालेख में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पशुओं की भी चिकित्सा को इम्पोर्टेंट कर दिया। चिकित्सा किसकी, पशुओं की भी, है ना, पशुओं की भी, मनुष्यों की तो होती ही थी चिकित्सा, लेकिन पशुओं की भी इंपॉर्टेंट कर दिया। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें दक्षिण के राज्यों का वर्णन है। वो दक्षिण के राज्य कौन कौन से हैं, तो वो हैं चोल, चेर, पांड, क्षत्रिय, पांड्य, चोल, चेर, पांड्य, है ना। और कौन थे, तो और कौन से थे, सतयुक्त, और इसमें श्रीलंका का भी वर्णन है ना, और इसमें
श्रीलंका, श्रीलंका का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, श्रीलंका का भी वर्णन मिलता है। तीसरा अभिलेख है। तीसरे अभिलेख में इनके कौन से अधिकारियों का वर्णन है? इनके अधिकारियों का वर्णन है, अधिकारियों का वर्णन है, अधिकारियों का वर्णन है। वो अधिकारी कौन कौन से थे? रज्जुक, प्रादेशिक, है ना। वो अधिकारी कौन कौन से थे? तो अधिकारी थे रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त। ये हर 5वें वर्ष जाएंगे प्रजा के पास और उनके धार्मिक समस्याओं को दूर करेंगे। ठीक है, इसलिए इनकी नियुक्ति की गई थी। चौथा जो शिलालेख है, चौथा कौन सा है? तो चौथे में इन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन, है ना, चौथे में माता पिता की आज्ञा का पालन, माता पिता की आज्ञा पालन का वर्णन है। ठीक है, 5वें में किस बात का वर्णन है? 5वें में इन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि 14वें वर्ष महामात्र नामक अधिकारी की, इन्होंने अपने शासन के 14वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की, और जो प्रजा के पास हर 5 वर्ष में जाएगा। ठीक है, और साम्राज्य में सब जगह धम्म संबंधित विषयों की स्थापना करेगा। तो 5वें में धम्म महामात्र, धम्म महामात्र नामक अधिकारी का वर्णन किस शिलालेख में है? तो वो है 5वें में, है ना। वो किस शिलालेख में है? तो वो है 5वें में। 6वें में बात करते हैं, 6वें में बात करते हैं। तो 6वें में इसने कहा कि मैं चाहे जहां रहूं, मैं चाहे भोजन करूं, मैं चाहे निवास करता रहूं, मैं चाहे सोता रहूं, अंतःपुर में निवास करूं, मैं चाहे जहां भी रहूं, लेकिन अगर मेरी प्रजा की कोई समस्या है तो मुझ तक हर हाल में पहुंचाई जाए और हर टाइम पे। ठीक है, तो इन्होंने 6वें में यही कहा है कि मैं चाहे जहां रहूं, है ना, लेकिन मैं प्रजा का कार्य सब जगह से करूंगा। प्रजा का कार्य सब जगह से करूंगा, सब जगह से करूंगा। ठीक है, 7वें में इन्होंने क्या बात की है? 7वें में इन्होंने क्या बात की है कि सभी संप्रदाय के लोग समन्वय बनाकर एक साथ रहें, है ना। 7वें में बात की है कि सभी संप्रदाय के लोग आपस में समन्वय बनाकर एक साथ रहें, है ना। सभी संप्रदाय के लोग, सभी संप्रदायों में समन्वय रहे। ठीक है, समन्वय स्थापित रहे। 8वां जो शिलालेख है, 8वें शिलालेख में इन्होंने ये वर्णन किया है कि 10वें वर्ष इन्होंने धम्म यात्रा शुरू की थी। 10वें वर्ष अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष इन्होंने धर्म की यात्रा शुरू की थी, धर्म के प्रचार के लिए यात्रा की थी। और वो जो पहली यात्रा थी वो कहाँ से शुरुआत की थी? तो वो बोध गया से, है ना, बोध गया से शुरुआत की थी। कहाँ की? अशोक ने धम्म यात्रा की। ठीक है, धम्म यात्रा की 10वें राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। ठीक है, 10वें वर्ष यात्रा स्टार्ट की थी। 9वें में इन्होंने बात की है कि इन्होंने कहा है कि सभी प्राणियों के प्रति, चाहे छोटा हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, सभी मनुष्यों के प्रति भेदभाव को मिटा करके समन्वय का भाव रखें और दान दे। दान मतलब कि समरों को दान देना चाहिए, है ना। तो इन्होंने क्या कहा है कि मनुष्यों के प्रति, ये 9वां शिलालेख है ना, ये 9वां शिलालेख है। तो इन्होंने क्या कहा है? मनुष्यों के प्रति समन्वय रखना चाहिए, मेल मिलाप, है ना, मेल मिलाप से रहना चाहिए, समन्वय से रहना चाहिए। ठीक है, समन्वय से रहना चाहिए और दान दक्षिणा में ध्यान देना चाहिए।
13 अभिलेख है ना। तो 10वें में कौन सी बात की गई है? 10वें में इन्होंने यश की धर्म कीर्ति की जगह धम्म की यश कीर्ति के बारे में इन्होंने कहा है कि हम युद्ध ना करके अपने राज्य इधर उधर युद्ध करेंगे तो उससे प्रजा को हानि होगी। तो इन्होंने किस बात का वर्णन किया है? इन्होंने कहा है धर्म का पालन करने पर बल दिया है ना। 10वें में इन्होंने धर्म का पालन धम्म के पालन पर जोर दिया है। धम्म के पालन पर जोर दिया है। किसकी जगह पर? यश कीर्ति की जगह को, यश कीर्ति को छोड़ना है। ठीक है। जो 11वां शिलालेख है, 11वें शिलालेख में इसमें इन्होंने बताया है कि धम्म जैसा कोई दान नहीं और धम्म जैसी कोई पवित्रता नहीं है और धर्म का बंटवारा भी नहीं हो सकता है ना। इन्होंने कहा है कि धर्म जैसा कुछ भी नहीं है, धर्म जैसा कोई भी नहीं है, धर्म का बंटवारा नहीं हो सकता। धर्म जैसा कुछ भी नहीं है ना। धर्म जैसा कोई दान नहीं है, धर्म जैसा कोई दान नहीं है, कोई दान नहीं। इन्होंने धर्म को सर्वोपरि समझा है ना। धर्म को सर्वोपरि माना है ना। धर्म को सर्वोपरि माना है। ठीक है। 12वें शिलालेख में इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है 12वें शिलालेख में कि अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरों के संप्रदाय की निंदा ना करें। आपको जो धर्म नहीं पसंद है तो आप उससे अलग हो जाइए, दूर हो जाइए, लेकिन उसको परेशान ना करें, यानी कि दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करें, दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करें और अपने धर्म की प्रशंसा ना करें। जो भी आपको धर्म पसंद है आप उसको स्वीकार करें और समन्वय से शांतिपूर्वक रहें। 13वां जो अभिलेख है, 13वें अभिलेख में इन्होंने कलिंग के युद्ध का वर्णन किया है। 13वें अभिलेख में जो 261 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो 13वें अभिलेख में इन्होंने किसका वर्णन किया है? कलिंग के युद्ध का वर्णन किसमें किया है? 13वें शिलालेख में, 13वें में किया है। ठीक है। 13वें में इन्होंने कलिंग के युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है। और फिर 14वें में इन्होंने कहा है कि मधुरता के कई कारण हो सकते हैं और इन्होंने जो है 13वें शिलालेख को बहुत ही ज्यादा धौली और जौगड़ अभिलेखों में 11, 12, 13 क्रम संख्या ना। इन्होंने धौली जो 14वां शिलालेख है उन्होंने धौली और जौगड़ में बांट दिया है। ठीक है। 14वें शिलालेख को, और इन्होंने धर्म के समन्वय के बारे में बात की है। ठीक है। तो ये था अशोक के शिलालेखों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी शिलालेख थे उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक है और आप लोगों को क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल।